बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने पिछले लेक्चर में गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के हवाले से पढ़ा था। हमने उसमें क्या किया था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया था, एन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद एन अननोन्स। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशंस जो थी वो हमने ये वाली इक्वेशंस लिखी थी। मैं दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल कराना चाह रही हूँ आपको। उसमें यह है कि ये सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन विद एन अननोन्स है, x1, x2, x3, xn तक। ठीक है, और आपके पास ये b1, b2, b3 और bn तक जो हैं ये आपकी सोर्स टर्म या आपके पास जो है इन होमोजीनियस फॉर्म में, अगर ये सारे के सारे इनमें से कोई भी नॉन ज़ीरो हो तो आपकी इन होमोजीनियस इक्वेशन बन रही थी, और अगर ये सारे ज़ीरो होते हैं तो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन बनती है। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन था। हमने क्या किया था कि हमने पहली इक्वेशन को लेके उसको a11 से डिवाइड कर दिया था पूरी इक्वेशन को। ठीक है, उसके बाद हमारा मकसद ये था कि हमने पहला कॉलम जो है बस सिर्फ पहला छोड़ के a11 को छोड़ के a21, a31 और an1 तक हमने सब के सब ये जो है फर्स्ट कॉलम ये ज़ीरो करने थे। उसके लिए हमने ये किया था कि हमने पहली इक्वेशन को a11 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया था। फिर उसके बाद हमने उसको a21 से मल्टीप्लाई किया, तो इनके ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट बराबर हो गए और यहाँ ये सारा मल्टीप्लाई हो गया। और देन हमने सब्ट्रैक्ट किया था सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को। उससे हमारे पास जो है नेक्स्ट इक्वेशन बनी थी, जो कि हमारे पास थी a22 डैश, a23 डैश और ये सारे, क्योंकि कोफिशिएंट चेंज हो गए हमने किया। और हमने यही प्रोसीजर इस इक्वेशन के साथ, जो कि हमारे पास थी x1 प्लस a12 डिवाइडेड बाय a11, x2 प्लस a13 डिवाइडेड बाय a11, x3, और ये जो हमारी इक्वेशन थी उसको फिर हमने a31 से मल्टीप्लाई किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया। तो इस तरह करते करते हमने सारी की सारी इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जो कि हमारे फर्स्ट कॉलम जो था वो ज़ीरो आ गया था। और हमारे क्योंकि कोफिशिएंट चेंज हुए हमने उनको a1 डैश की फॉर्म में लिखा था। हमारे पास जो नई इक्वेशन बनी वो a22 डैश, a23 डैश, a2n ये न्यू कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, हमने क्योंकि जो चेंज किया अब ये सारे के सारे कोफिशिएंट चेंज हुए। अगर हम इनको देखें तो हमारे पास जो है वो a22 डैश क्या आता है, a22 डैश जो था दैट वाज a22 प्रीवियस माइनस a21 a12 ओवर a11। इसी तरह से हमारे पास a23 डैश जो था दैट वाज a23 प्रीवियस वाला, a21 a13 डिवाइडेड बाय a11। ठीक है, हमारे पास a13 डिवाइडेड बाय a11 था। फिर इसी तरह से आपके पास a24 डैश हम लिख लेते हैं, a24 होगा माइनस a21 a14 डिवाइडेड बाय a11। और इसी तरह से अगर हम चलते जाएं तो हमारे पास जो है वो लास्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा a2n डैश इज इक्वल टू a2n माइनस a21 a1n डिवाइडेड बाय a11। और b2 डैश क्या आएगा, b2 डैश होगा b2 माइनस a21 b1 ओवर a11। तो अब इसमें अगर हम इसको चेक करें तो क्या है कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड रो है। सेकंड रो है तो अगर आप देखें तो फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका सब्सक्रिप्ट जो फर्स्ट है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है। ये सारा जो है फर्स्ट सब्सक्रिप्ट जो है आपके पास 2 है, ये आपकी सेकंड रो है। और आपके पास जो एलिमेंट है सेकंड रो का, सेकंड एलिमेंट या सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो 2 है, सेकंड सब्सक्रिप्ट, इसमें भी 2 है, यहाँ देखिए ये 2 है। फिर आपका सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट होगा, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। और इसी तरह से जो जो एलिमेंट्स चेंज होते जाते हैं आपका ये चेंज होता जाता है। और अगर हम देखें तो हमारा सारे का सारा जो है ये फर्स्ट एलिमेंट में ये सब्सक्रिप्ट 1 है, ये सब्सक्रिप्ट 1 है, और हम डिवाइड कर रहे हैं सब की सब इक्वेशंस को a11 से। ठीक है, उसके बाद तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से इसको लिख सकती हूँ
ये वाली इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो लेट अस से सेकेंड रो के एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। मेरे पास जो है A2 डैश, क्योंकि सेकेंड रो है और सब जगह सेकेंड है 2 है, तो मैं इसको एज इट इज लिख लेती हूँ। सेकेंड जो है इसका सबस्क्रिप्ट वो एलिमेंट्स के साथ चेंज होता जा रहा है। ठीक है, आपके पास सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है तो 2 2 है आपके पास जो है वो। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है यहाँ पे आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम है तो ये 3 है, ये 3 है, ये सारा 3 है। इसी तरह से सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम जो है 4 है। तो मैं अगर इसको J लिख लेती हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी कि A2J माइनस A21 A1J डिवाइडेड बाय A11। अब क्या है कि मैं अगर J को 2 लिखती हूँ तो ये मेरा पहला एलिमेंट आ जाता है, J को 3 लिखती हूँ मेरा थर्ड एलिमेंट आ जाता है, J को 4 लिखती हूँ फोर्थ एलिमेंट आ जाता है। इसी तरह से चलते जाएं। सो आई कैन राइट एज J वेरीज फ्रॉम 2 to N। ठीक है, और इसी तरह से मेरे पास ये B2 का जो है ये एलिमेंट जो है वो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, A32 डैश जो है वो आ जाएगा प्रीवियस A32 माइनस A31 से मैंने पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिलता है 12 डिवाइडेड बाय A11। फिर आपके पास A24 डैश 34 डैश जो होगा प्रीवियस है A34 माइनस A31 A14 डिवाइडेड बाय A11। फिर ये 3 होगा 3 थर्ड कॉलम का थर्ड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो है वो ये है। फिर A34 डैश जो है वो दैट इज A34 माइनस A31 A14 डिवाइडेड बाय A11। और इसी तरह से हम चलते जाएं तो हमारा लास्ट में आ जाएगा A3N डैश इज इक्वल टू A3N माइनस A31 A1N ओवर A11। और यहाँ से आपके पास B3 डैश हो जाएगा B3 माइनस A31 B1 ओवर A11। तो हम यहाँ पे इसमें अगर मैं यहाँ पे B2 डैश को लिख लेती हूँ तो देन B2 डैश विल बी इक्वल टू B2 माइनस A21 B1 ओवर A11 ये आ गया। इसी तरह से हमारा जो सेकंड चेंज हुआ ये अभी इसी तरह से हम रखते हैं, फिर हम आपको बाद में बताएंगे। अब आप देखिए थर्ड रो चेंज हुई, थर्ड रो चेंज हुई तो फर्स्ट जो सबस्क्रिप्ट है ये 3 है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 3 है, इसका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये सारा जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है सब जगह 3 है। और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है इसका यहाँ पे 2 है क्योंकि सेकंड कॉलम है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है। थर्ड रो का थर्ड कॉलम जो है आपका ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। फिर थर्ड रो का फोर्थ कॉलम जो है यहाँ 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। और इसी तरह से आप थर्ड रो में चलते जा रहे हैं तो जो आपके कॉलम्स चेंज होते हैं आपका सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है वो चेंज होता जा रहा है। सो आई कैन राइट इट एज A3J। मैं अगर इस रो के को 3 ही रहने दूं और इसके कॉलम्स को चेंज करती चली जाऊं तो मेरे पास AJ डैश आ जाएगा। फिर क्या है A3J माइनस A31 A1J डिवाइडेड बाय A11। और यहाँ भी आप देखिए कि J आपका वहीं से 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये N तक जा रहा है। और इसके अकॉर्डिंगली आपके B3 डैश जो है वो B3 माइनस A31 B1 ओवर A11 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम चलते जाएं और ये सारा A to N तक हम चलें तो हम इसी तरतीब से जो है वो जाके ANJ डैश विल बी इक्वल टू ANJ माइनस AN1 A1J डिवाइडेड बाय A11। और फिर J वेरी करेगा 2 से, ठीक है, N तक। तो आप देखिए कि आपने सबकी सब जो है इनको चेंज कर लिया कि आपके पास सेकंड रो थी तो फर्स्ट जो सबस्क्रिप्ट है वो 2 ही रहा
और बाकी आपने चेंज कर लिया और यहाँ पे आपके पास सबकी जगह 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 1 है, ये 1 1 है, ठीक है। तो आप इसको सारे को अगर करें तो हमने समेशन की फॉर्म में इनको लिखा था, ठीक है। समेशन की फॉर्म में आप कर सकते हैं कि आपके पास अगर अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ क्या कोफिशिएंट था, इसके साथ कोफिशिएंट था x2, इसके साथ कोफिशिएंट था x2, ठीक है। इसके साथ था कोफिशिएंट आपका x2, ठीक है। और इसी तरीके से आपके साथ, तो आप देखिए कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके j के साथ चेंज होते जाते हैं। सो आपकी सारी की सारी इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई इस फॉर्म में। तो इसी तरीके से जब हमने फिर नेक्स्ट में हम आए तो हमने क्या किया कि हमने ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्म हो गई और ये जो है आपके न्यू कोफिशिएंट्स आ गए। उसके बाद हम जब इसको हम करेंगे, अब हमने पहली इक्वेशन को छोड़ दिया, हमने दूसरी इक्वेशन पूरी की पूरी को हमने डिवाइड किया a22 डैश से, और फिर उसके बाद हमने इस बाकी कॉलम को हमने ज़ीरो किया। उसके लिए फिर हमने क्या किया कि हमने इसको जब डिवाइड किया इससे और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो पहला कॉलम तो आपको 0 हो गया, दूसरा जो आया वो हमने कहा था कि हम उसको a33 डबल डैश कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या था आपके पास, थर्ड कॉलम जो है वो यहाँ से आपका जो है ये सेकंड कॉलम सारे का सारा 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा a33 डैश प्रीवियस है माइनस a3, हमने क्या किया था, ये 23 है और यहाँ पे हमने 32 से इसको मल्टीप्लाई किया था तो 32 डैश और a23 डैश डिवाइडेड बाय a22, ठीक है। आपका ये वाला कॉलम ये तो 0 हो गया, अब ये एलिमेंट आपका नया वाला ये बन गया। उसके बाद आपके पास a34 आया और डबल डैश, दैट वाज प्रीवियसली a34 डैश माइनस a32 डैश, क्योंकि हमने इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और a आपके पास आ गया ये 34 डिवाइडेड 24, ठीक है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ये 24 था, a24 डिवाइडेड बाय a22, ये भी 24 है, ठीक है। इसी तरह से हम चलते गए और हमारे पास जो है a3n डबल डैश जो था वो a3n डबल सिंगल डैश प्रीवियस वन, फिर ये था a32 डैश और a2n डैश डिवाइडेड बाय a22, और इसी तरह से b2 डबल डैश हो गया b2 माइनस सॉरी b3 है हमारे पास b3 डैश माइनस a3 2 डैश b3 b2 डैश ओवर a22। तो ये हमारा पूरे का पूरा जो है थर्ड रो जो है यहाँ ट्रांसफॉर्म हो गई। अब इसके बाद अगर हम एक और देख लेते हैं तो कि हमारे पास जो है ये इसके बाद आपके पास 4 3 होगा, सो 4 3 डबल डैश जो होगा दैट विल बी प्रीवियस a43 माइनस, क्योंकि हमने इसको 42 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे a42 डैश और यहाँ पे a जो है वो 4 3 है, ये क्योंकि यहाँ पे हम इसके साथ करें तो a32 डैश डिवाइडेड बाय a22 हो जाएगा। फिर a44 डबल डैश जो है वो आपके पास है a44 डैश माइनस a42 डैश और a24 डैश ओवर a22, और यही इसी तरह से हम चलते जाएं तो ये a4n डबल डैश होगा a4n डैश माइनस a42 डैश a2n डैश ओवर a22, और यहाँ पे आपके पास b4 डबल डैश जो होगा वो b4 डैश माइनस a42 डैश b2 डैश ओवर a22।
तो ये इसी तरह से हम चलते जाएंगे। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि थर्ड जब रो थी तो आपका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट थ्रू आउट 3 रहा, और सेकंड जो है वो आपका अब 3 से स्टार्ट हुआ और 3 से लेके एन तक ये गया। और सेकंड फोर्थ रो में आप देखिए कि पहला एलिमेंट जो है फोर्थ रो है 4 है, और सेकंड एलिमेंट जो है वो 3 से स्टार्ट होके आपके पास ये है। सो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हमारे पास जो है A3J डबल डैश आ जाएगा, A3J डैश माइनस A3 डैश A3 सॉरी ये 2 है और ये 2 और ये J होगा और डिवाइडेड बाय A22। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास J वेरी कर रहा है अब 3 से 3 4 और ये N तक। पहले पिछली दफा जब हमने फर्स्ट प्रोसेस किया था तो ये आपके पास 2 से चल रहा था, अब ये 3 से चल रहा है। इसी तरह से A4J डबल डैश जो है वो दैट विल बी A4J डैश माइनस A42 डैश A2J ओवर A22, और फिर अगेन अगर आप देखें तो J जो है वो आपका 3 से चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप चलते जाएं तो आपके पास ANJ डबल डैश जो है वो A हो जाएगा ANJ डैश माइनस AN2 डैश A2J ओवर A22, और ये अब चलते जाएं तो आपके पास जो है J वेरी करेगा 3 से 2 और ये आपके पास N तक। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम देखें तो हमारे पास जो है इसी तरीके से प्रोसेस चलता चला जाएगा, और यहाँ पे सेकंड प्रोसेस आया तो ये 2 2 है, ये 2 2 है, सब जगह ये 2 है। ठीक है, तो हम इन सब को कंबाइन कर सकते हैं कि हमारे पास अगर प्रोसेस है तो हम सारे का सारा जो है स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएं तो आपके पास जो है लास्ट में एक फॉर्म आती है जो कि मैंने आपको दिखाई थी कि यहाँ पे ये 2 2 सारा ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने जब लास्ट में आए तो हमारे पास जो है ये सारा ट्रांसफॉर्म होके आप देखिए कि फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है, सारे के सारा पहला कॉलम आपका 0 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे ये जो है ये आपके पास फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम हुआ तो ये 1 1 डिवाइड हो रहा था, जब सेकंड में प्रोसेस हुआ तो यहाँ 2 2 डिवाइड हो रहा था, इसी तरह से जब थर्ड हुआ तो 3 3 डिवाइड होगा और n-1 लास्ट में आके आपके पास डिवीजन में वो आएगा। सो हम इस सारे को जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस सारे प्रोसेस की बात करती हूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं इसको लिख सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ AIJ। ठीक है, अब देखें ये 2 है, यहाँ मैंने 2 प्राइम्स डाले। ठीक है, पिछला जो था फर्स्ट प्राइम था डिवाइडेड बाय A1 1 था। सो अगर मैं इसको कुछ K लिख देती हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा A3 मैंने I इसको लिख लिया, अगर मैं I ये करती हूँ तो ये 3 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी 3 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम प्रीवियस पे जाएं तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो है J2 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये N तक जा रहा है, यहाँ भी ये N तक जा रहा है, यहाँ पे सिंगल प्राइम है, ये 1 1 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसी को इस तरह से करना चाहती हूँ कि अब मैं I और J कॉलम ले लेती हूँ और ये मेरे पास जो है ये A, क्योंकि ये आप देखिए इसके और इसके सब्सक्रिप्ट सेम हैं तो मैंने इस 3 को ये कर लिया। अब क्योंकि यहाँ डबल प्राइम था, इससे जो प्रीवियस वाला है अगर मैं ऊपर K लिखती हूँ तो ये K-1 हो जाएगा, और माइनस है ये क्योंकि आपकी थर्ड रो है, ये सारा 3 चल रहा है, ये फोर्थ रो है 4 चल रहा है, ये nth रो है ये n चल रहा है, और मैंने इसको थर्ड रो का ये I लिखा है तो यहाँ पे भी मैं इसको I लिखूंगी। सो I, और ये आपके मैंने आपसे कहा कि यहाँ एक सिंगल प्राइम है, ये डबल प्राइम यहाँ पे है, ये 2 है। पीछे मैंने आपको बताया था कि सिंगल प्राइम था तो ये 1 था, सो मैं इसको K लिखा है तो मैं यहाँ पे भी इसको K लिखूंगी, देन AK और J, और ये क्या है कि ये आपके पास जो हैं ये प्राइम्स हैं। ठीक है, तो आपके पास ये K-1 हो जाएगा, ये K-1 इसके साथ हो जाएगा, और यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हैं इसी से K से, ये K से
ठीक है। और अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है कि जे वेरी कर रहा है 3 से, ठीक है, और जो फर्स्ट था आपका जे वेरी कर रहा था, स्टार्ट करेंगे 2 से, ठीक है, 2 3 और ये n तक जा रहा है। फिर आपके पास जो था वो इसके साथ आपके पास i जो था वो भी आपके 2 से स्टार्ट हो रहा था, 2 3, अगर 2 है तो ये प्रीवियस वाला प्राइम वाले आपको मिलेंगे, अगर 3 है तो ये डबल प्राइम वाले मिलेंगे। इसी तरह से ये प्रोसीजर चलता चला जाएगा। और फिर आपके साथ जो k है वो आपके पास क्या है, k आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, यहाँ सिंगल प्राइम है, ये 0 मीन्स के आपकी ओरिजिनल वैल्यूज हैं, तो k आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये प्रोसेस जो है वो आपके n-1 तक जाएंगे। सो आपके पास जो है इस तरह से सबस्क्रिप्ट में आपके पास आना है। अब ये है कि हमने क्योंकि पहले रो करनी है, हर रो को हमने स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद हमने जो है वो एक रो को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी रो को कंप्लीट करेंगे, तीसरी को, और फर्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास k 1 होगा तो हम पहले इसको j को वेरी करते चले जाएंगे, ठीक है, आपका j वेरी होता चला जाएगा, k 1 करेंगे और यहाँ पे हम i को अगर हम तरतीब लिखें तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे k 1 2 अप टू n-1, उसके बाद हम i लेंगे, ठीक है, दैट विल बी 2 3 n-1 और फिर हम लेंगे j 2 3, ठीक है। कंप्यूटर में कैसे है कि कंप्यूटर में पहले इनर लूप चलती है, सो पहले वो k 1 ले लेगा, j 2 ले लेगा और फिर i 2 ले लेगा और j जो है वो पहले 2 3 4 5 n तक जाएगा, ये n तक है, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, कि आपके पास i2 था तो फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया, k आपके पास 1 है, फिर उसके बाद जो है वो i जो है वो चेंज होगा, वो 3 हो जाएगा, फिर आपकी लूप चलेगी j की 2 3 4 5 अप टू n तक और आपकी थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगी। k अभी भी आपके पास 1 है, ठीक है, तो ये प्राइम के साथ चल रहा है, जब k 1 है तो सिंगल प्राइम आपको वैल्यूज मिल रही हैं। फिर उसके बाद जब हमारे पास i 4 हो जाएगा, फोर्थ रो पे हम आएंगे और j फिर 2 3 से n चलेगा और फोर्थ रो आपकी, और k स्टिल 1 है। जब k ये सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या है, दोबारा लूप आएगी, आपके पास k2 हो जाएगा, k2 हो जाएगा। अब k2 के साथ आपके पास i2 हो जाएगा और आपकी जो है ये वैल्यूज जो हैं हमें 2 की तो नहीं चाहिए, फिर हमें क्या करना है कि हमें फिर 3 3 से चाहिए। इट मीन्स के जब हमारे पास k2 होगा तो ये हमारे पास 2 नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इस तरह से आपके पास ये 2 भी नहीं रहना चाहिए। फिर आपके पास जब k चेंज होगा और फिर आपका 3 3 से स्टार्ट होगा, 3 से लेके i3 हो जाएगा तो आपकी थर्ड रो चलेगी और j सारी के सारे आपके पूरा जो है रोज n तक लेके जाएगा, थर्ड प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद जो है जब नेक्स्ट आएगा तो आपके पास जो है फिर ये सारे i चेंज होते जाएंगे, आपके सारे कंप्लीट प्रोसेस हो जाएंगे, देन आपके पास k 3 हो जाएगा। जब k 3 होगा तो आपके पास आपको i भी 2 नहीं चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, j भी 2 3 नहीं चाहिए, आपके पास जो है वो k आपको जो है वो 4 से चाहिए। सो हमें इसको भी जो है तरतीब तो हमारी यही रहेगी, ठीक है, तरतीब हमारी यही रहेगी, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, थोड़ा सा इसको यूं एडजस्ट करना है कि ये k के साथ जो है हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस ना करनी पड़े और हमें इन पे ना जाना पड़े। सो हम अपना जो नया वाला ये लूप है उसको इस तरह करेंगे कि k आपका वेरी करता है फ्रॉम 1 टू अप टू n-1 तक और i वेरी करेगा, ऑब्वियसली n तक तो जाएगा, और j भी वेरी करेगा जो कि 1 से n तक जाएगा। लेकिन क्या है कि आपके पास जब k 1 हुआ तो आपके पास जो है यहाँ पे ये जो चीज़ है ये 2 2 आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, ये 2 और 2 का नई वैल्यूज आपको यहाँ पे 1 प्राइम के साथ 2 2 मिलनी चाहिए। जब यहाँ पे के 2 प्राइम्स आएंगे
तो यहाँ पे आपको 3 मिलनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे कि k प्लस 1 से स्टार्ट करे और ये जाए। इसी तरह से ये k प्लस 1 से स्टार्ट करे और ये जाए। अब क्या है कि अब जब k 1 होगा तो आपका i और j 2 से शुरू होगा, k 2 होगा तो i और j 3 से शुरू होगा। सो आपकी ये लूप जो है इस तरीके से बनेगी और आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा ये सारी की सारी कैलकुलेशंस का ये फॉर्मूला बनेगा। अब हम ये 20 हमारे पास रह गए हैं। b को मैं अभी आपको बताऊंगी कि b को भी हम a1n और a1n प्लस 1 के इसको हम नाम दे देंगे। ये तो हमने डमी नाम दिए हुए हैं ना, हमें तो कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। सो इसको इस एलिमेंट को भी हम an प्लस 1 कर देंगे, इस एलिमेंट को हम a2n प्लस 1 कर देंगे, इसको a3n प्लस 1 कर देंगे और ये n प्लस 1th कॉलम में हम इसको ले जाएंगे, हम अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। सो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। सो हम अपने जो है कंप्यूटर में किस तरीके से करेंगे, हमने ये सारा प्रोसेस कर लिया, इसको सारा अपने ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। और ये इस तरह से आपके पास जो है ये ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है। जब हमारे पास इस फॉर्म में चीजें आ जाएंगी, अब हमारे पास xn आ गया, इसके साथ ये कोएफिशिएंट है इक्वल टू दिस थिंग। सो हम क्या करेंगे कि हम bn(n-1) को डिवाइड कर देंगे an तक और फिर हमारे पास xn की वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम ये प्रीवियस सेकंड लास्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हमें an-1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इन दोनों की वैल्यू हम उससे सेकंड लास्ट इक्वेशन में, थर्ड लास्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और xn-2 की वैल्यू मिल जाएगी और हम इस तरह से पीछे वापस चलते चले जाएंगे। आखिरी इक्वेशन जो मिलेगी हमें वैल्यू वो x1 की मिलेगी। ये हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम जो है ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने आना है कि हम कंप्यूटर पे किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करें। ये तो हो गया, ये मेथड था जो मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको कुछ पल्ले पड़ेगा। इसको थोड़ा सा दोबारा से अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें इंशाल्लाह ताला। को मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने के लिए इसको रिवाइज करना ज़रूरी होगा। सो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास था पहले, हम उसको दोबारा से लिखते हैं। 2x1 प्लस 8x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 14, x1 प्लस 6x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 13, 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 5। ये आपके पास 3 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको मैंने पहले मैट्रिसेस की डेफिनेशंस और वो सारा कुछ इसीलिए बताया था कि अब हम इसको लिख सकते हैं 2 8 2 फर्स्ट रो है, फिर 1 6 माइनस 1 सेकेंड रो है, फिर आपके पास 2 माइनस 1 2 थर्ड रो है। और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया x1 x2 x3 से, ये कॉलम है, जब आप मल्टीप्लाई करें तो आप देखिए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आपको फर्स्ट रो मिल जाएगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड इक्वेशन मिलेगी, थर्ड रो फर्स्ट इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आपको थर्ड इक्वेशन मिलेगी। एंड दिस इज इक्वल टू द कॉलम 14 13 एंड 5। सो हमें इस मैट्रिक्स को AX इक्वल टू B मैट्रिक्स जो है फॉर्म में हमने लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि मैंने आपसे अभी कहा कि क्योंकि मैंने मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, मैंने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है, तो ये जो कॉलम है इसको हम जो है अब जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट रो होगी, यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास ये 14 13 और 5 है, तो हम अपना एक कॉलम बढ़ा लेते हैं। इस फर्स्ट इक्वेशन में ये 14 आ गया, सेकंड इक्वेशन में ये 13 आ गया और थर्ड इक्वेशन में ये 5 आ गया। सो ये जो इक्वेशन है इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें आपके पास क्या है कि 3 रोज और 4 कॉलम होंगे। ये कॉलम जो है वो B है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो प्रोसेस यहाँ होगा वैसे वो इधर भी होता चला जाएगा और हमारे लिए इक्वेशंस जो हैं बैलेंस रहेंगी। सो अब क्या करना है, अब हमने वो फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया उसको हम लिखते हैं और वो जो है आपके पास जो है इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि आप अगर, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ओवरराइट करता है, कंप्यूटर ओवरराइट करता है तो हमें इनकी प्राइम्स वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती। हम जो है वो नई वैल्यूज़ हमें मिलती ऑटोमेटिकली मिलती चली जाती हैं।
सो ए आई जे इज इक्वल टू प्रीवियस ए आई जे माइनस ए आई के और ए के और यहाँ पे ए के जे है। ठीक है, हमने इसको इस तरह से सबस्क्रिप्ट में ट्रांसफॉर्म किया और ये आपके पास क्या है कि आपके पास जे वेरी कर रहा है k+1 से m तक। m क्या है, अब m जो है वो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ कॉलम जो है वो n+1 हो गया। ठीक है, जो n की वैल्यू थी वो अब एक उसमें ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह से k जो है, i जो वैल्यू है वो भी k+1 से स्टार्ट हो रही है और वो n तक हो रही है। अब आप देखिए आपके पास ये है, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, हम इस एग्जाम्पल केस पे वही चीज़ें अप्लाई करते हैं। जब आपके पास k1 हो जाएगा तो क्या होगा, a11 आपके पास जो है पहला एलिमेंट ये 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब चलें हम इसको चेक कर लेते हैं क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ये इसको देखिए 6 को, तो आपके पास क्या है, ये 2 का एलिमेंट है, तो 2 नई वैल्यू क्या आपकी आनी चाहिए, a22 है 6 माइनस a21, तो 21 आपके पास क्या है, ये है 1 और a12 क्या है, ये 8 है। ठीक है, तो 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय a11, तो डिवाइडेड बाय 2 हुआ, तो 6 माइनस 4 जो है वो आपको 2 मिलता है। सो हमारे पास क्या है, पहली रो तो एज इट इज रहेगी। सेकंड रो में क्या है, ये फर्स्ट जो है वो 0 हो जाएगा, सेकंड जो है वो आपके पास 2 आ गया। फिर आप a23 को देखें तो ये क्या है, -1। ठीक है, ये 2 1 और ये 1 3, तो आपके पास 2 1 क्या है, 1 है, 1 3 आपके पास 2 है और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास -1 -2 आपको मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आए तो ये a24 है, तो a24 जो है वो आपके पास क्या है, 13 माइनस a21 मल्टी और ये 14 और डिवाइडेड बाय 2, तो 7, 13 माइनस 7, तो ये आपको 6 मिलता है। इसी तरीके से आप इससे नीचे वाली लाइन में आएंगे, फर्स्ट कॉलम आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या है, -1 और यहाँ से आपके पास 2 और ये इसको 2 और 8 16 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास क्या होगा, -1 और -16 और 8, तो ये आपके पास जो है ये -9 आ जाता है। इसी तरह से इसको देखिए तो ये 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 माइनस 2 आपको 0 मिल जाता है। देन ये 5 है, 5 और यहाँ से आपके पास आ जाता है 2 14 28 डिवाइडेड बाय 14, तो ये 5 माइनस 14 -9, तो ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। सो हमारे पास जो है ये वैल्यूज इस तरह से ये आ गई। अब ये है कि आपके पास फर्स्ट कॉलम 0 हो गया। ठीक है, अब हमने सेकंड कॉलम को 0 करना है। ये आपके पास जो था ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बाद हमने K2 के साथ हमारे पास क्या है, अगर हम K2 देखें तो हमारे पास जो थी इक्वेशन बनी थी यहाँ पे i j और ये आप इसको डबल प्राइम कह दीजिए, दिस इज i j प्राइम माइनस i और 1 सेकेंड प्रोसेस है तो 2 होगा a2 j डिवाइडेड बाय a22। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ से इसकी ये प्राइम में है क्योंकि न्यू वैल्यूज हैं। तो आप देखिए कि अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास आ गया कि जब K2 है तो आपके पास यहाँ पे हमने इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए कि आपके पास जो है ये 33 a33 डबल प्राइम विल बी इक्वल टू a33 प्राइम माइनस a32 डैश a23 डैश ओवर a22 डैश। तो आप देखिए कि आपके पास ये जो है अब प्रीवियस वैल्यू क्या है, 0 है, माइनस a32 क्या है, ये 32 आपके पास है -9 और आपके पास जो है 23 है, 23 ये है -2 डिवाइडेड बाय a22 ये 2 है।
सो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस साइन, तो ये -9 आपके पास ये वैल्यू जो है अब ये -9 आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट को भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे A34 डबल प्राइम A34 प्राइम माइनस A32 A24 ओवर A22 प्राइम। तो ये आपके पास क्या नई वैल्यू आएगी, A34 है -9, ठीक है, माइनस A32 ये है -9 और A24 है 6 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाता है -9 माइनस माइनस प्लस है तो 27, तो ये आपके पास क्या आता है +18। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो गई। ये आपके पास x3 का कोएफिशिएंट है और ये आपके पास जो है वो b में b3 है। सो हमारे पास जो है अब मैट्रिक्स को हम दोबारा आफ्टर ऑब्टेनिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द इक्विवेलेंट ट्रायंगुलर सेट ऑफ इक्वेशंस द xi वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसमें आप यहाँ देखिए कि आपके पास अब क्या है कि आपके पास ये यहाँ पे x3 है। ठीक है, x3 जो है वो -9 x3 इक्वल टू -18 है। इसको अब हम इस मैट्रिक्स में को यहाँ पे कॉलम में x लिखें और ये आपके पास 20 आ जाएंगे, तो ये आपके पास जो है यहाँ से आपके पास x3 की वैल्यू आ जाती है 2 और फिर यहाँ पे सबसे ये दूसरी इक्वेशन है 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी 3 की, तो ये है 2 इज इक्वल टू 6, सो 2x2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, सो x2 इज इक्वल टू 5 और फिर इसी तरह से आप 2x1 प्लस 8x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 14 और ये आपके पास आ जाएगा 2x1 प्लस 8x2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, डालिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपके पास जो है वो 14 और ये आपके पास आ जाता है 2x1 प्लस 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, सो 2x1 इज इक्वल टू 14 माइनस 44 दैट इज इक्वल टू 30। सो ये है x1 इज इक्वल टू माइनस साइन होगा, सो ये आपके पास आ गया -15। सो आपके पास ये सारी की सारी वैल्यू आई हैं, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके चेक कीजिए और ये सेटिस्फाई कर रही होंगी। सो हमारी जो मैट्रिक्स है वो इस एक फॉर्मूले से एक जो है लूप बना के 4 लाइन की आपने इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया और आप इसी 4 लाइन से 10 बाई 10 की 100 बाई 100 की कोई भी मैट्रिक्स जो है इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये फॉर्मूला आपने 4 लाइंस का लिखना है, n की वैल्यू आप चेंज करते चले जाएं, अपना डेटा चेंज करते चले जाएं, उतने मैट्रिक्स बनाएं और उसके बाद आप जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। अब में सिंपल डेटा ये देना है, फर्स्ट लाइन में ये 4 एलिमेंट्स देने हैं विद गैप, सेकंड में ये एलिमेंट देने हैं, थर्ड में ये देने हैं और आपकी जो है डेटा जब रन होगा रीड करेगा और वो आपको आंसर दे देगा। लेकिन आपको ये बहुत ख्याल करना है जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, एक तो इसके साथ डेसिमल लगाना ज़रूरी होता है, दूसरा ये है कि जब डेटा फीड करते हैं तो आपको अगर तो कोई सही प्रॉपर फॉर्मेट देते हैं तो उस फॉर्मेट में डेटा फीड कीजिए, अगर ओपन फॉर्मेट देते हैं तो भी इनके दरमियान ब्लैंक एक गैप जो है ब्लैंक देना, एक कॉलम खाली छोड़ना कम से कम जो है वो ज़रूरी है। अगर आप कॉलम नहीं छोड़ेंगे तो वो जाहिर है कि उसको एक ही नंबर रीड करेगा। Note that the matrix of the above equation is augmented matrix. After obtaining the augmented matrix of the equivalent triangular set of equations, the xi values are obtained by backward substitution. After an efficient way of programming Gauss elimination method for the computer, we use the formula, ये मैंने formula
आपके लिए फिर दोबारा से इसी तरह से लिखा है कि ये आपके पास इस फॉर्म में आएगा एंड जे वेरी कर रहा है फ्रॉम k प्लस 1 से m तक एंड i वेरी कर रहा है फ्रॉम k प्लस 1 से n तक। ठीक है, n जो है वो आपके नंबर ऑफ अननोन्स हैं, m जो है वो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सो ये आपका फॉर्मूला जो है, ये सिर्फ ये फॉर्मूला और साथ इसके ये लूप जो है वो आपको पूरे के पूरे प्रोग्राम को सॉल्व करने में कर देगी। The back substitution procedure may be generalized in the form of the following set of equations। ठीक है, आपके पास किस तरह से आता है आप देखिए कि हमने जो किया, हमने क्या किया कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास अगर हम लिखना शुरू करें आखिर से तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ए एन एन है, अब देखें ओवरराइट हो गया, हमें इसके ऊपर वो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी लास्ट में वो ये बनी। ठीक है, फिर यहाँ पे ए एन माइनस 1 nth कॉलम है, एक्स एन इज इक्वल टू बी एन माइनस 1 और इधर जो था वो हमारे पास ए एन माइनस 1 एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 था। फिर इससे ऊपर जो है हम कुछ इक्वेशंस लिखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी से हो। ए एन माइनस 2 n minus 2 x n minus 2 plus a n minus 1 x n minus 1 plus a n minus 2 n x n is equal to b n minus 2। और इसी तरह से हम चलते जाएं तो हमारे पास एक हम और लिख लेते हैं। ए एन माइनस 3 एक्स एन माइनस 3 प्लस ए एन माइनस 3 एन माइनस 2 एक्स एन माइनस 2 प्लस ए एन माइनस 3 एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 3 और एन एक्स एन इज इक्वल टू बी एन माइनस 3। चलें ये हम, और इसी तरह से आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस से शुरू किया। अब मैंने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की थी इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। सो यहाँ देखिए कि आपके पास क्या आएगा, एक्स एन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू बी एन ओवर ए एन एन। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक्स एन माइनस 1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू बी एन माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 1 एन एक्स एन डिवाइडेड बाय ए एन माइनस 1 एन माइनस 1। फिर आपके पास आ जाएगा एक्स एन माइनस 2 आ जाएगा दैट विल बी बी एन माइनस 2 माइनस ये है ए एन माइनस 2 एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 2 एन एक्स एन होल थिंग डिवाइडेड बाय ए एन माइनस 2 एन माइनस 2। और इसी तरह से एक्स एन माइनस 3 जो है दैट विल बी इक्वल टू बी एन माइनस 3 माइनस ए एन माइनस 3 n minus 2 x n minus 2 minus a n minus 3 n minus 1 x n minus 1 minus a n minus 3 n x n और whole thing divided by a n minus 3 n minus 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा गौर कीजिए। क्या है कि बी एक्स एन तो ये हो गया बी एन डिवाइडेड बाई ए एन एन। एक्स एन माइनस 1 क्या है कि बी एन माइनस 1, इन दोनों की सबस्क्रिप्ट सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इनकी सबस्क्रिप्ट सेम है, ये सबस्क्रिप्ट सेम है, ये सबस्क्रिप्ट सेम है, ये सबस्क्रिप्ट सेम है। तो जब हम इसको देखें तो ये अब इसमें भी आपकी ये सबस्क्रिप्ट इसके साथ सेम है, ये इसके साथ सेम है, ये इसके साथ सेम है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपके पास ए का पहला सबस्क्रिप्ट जो है वो और ये कॉमन है। ठीक है, और जो सेकंड है
यहाँ n-1 है तो ये n है, यहाँ n-2 है तो यहाँ n-1 और n है, यहाँ n-3 है तो ये n-2, n-1 और n है। तो सबका जो है लास्ट में आपके पास n है और n-1, n-2 ये है। अगर हम इन सबको कंबाइन करना चाहें तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि xn इज इक्वल टू bn डिवाइडेड बाय ann, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है कि x जो है वो हम कोई भी i कॉलम ले लीजिए, ठीक है। हम इसको वेरी करना चाहेंगे। दिस इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा कि इनका सबस्क्रिप्ट सेम है, सो बी आई माइनस पहला कॉलम भी सेम है i, और ये जो है इसको मैं j कहती हूँ, एक्स जे डिवाइडेड बाय ai, ठीक है। ये हो गया। अब मैं i की बात कर रही हूँ, मेरे पास जो है वो n-1, n-2, n-3 इस तरह से चल रहा है, ठीक है। सो मेरे पास जो है i वे चलेगा, i की वैल्यू मैं देखूं तो वो है n-1 और यहाँ तक के आपके पास 1 तक जाएगा तो फर्स्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और j क्या है, j आपके पास चल रहा है, पहले में आपके पास j था n-1 था तो ये n है, ठीक है। n-2 था तो ये आपका n-1 और n है। सो मेरे पास यहाँ पे एक समेशन आएगी। सो मेरे पास क्या है कि ये आपके पास n-1 से जो है वो चल के आपके पास जो है वो n तक जा रहा है, ठीक है, n से, और n-1 और आपके पास यहाँ से अगर 1 है तो ये आपका 2 तक जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे आप देखिए कि ये चीजें अब अगर 1 है, ठीक है, ये आपके पास n है तो ये n है, आपके पास ये चीज नहीं है। सो मैंने इसलिए इसको ऊपर लिख लिया। लेकिन n-1 है तो ये n-1 है, ये n-1 है, और j जो है वो है n-1 और n, और j n-1 n। तो यहाँ मैं इसको यहाँ से इस तरह से लिख सकती हूँ, बी आई माइनस समेशन मेरे पास आ गई ए आई जे एक्स जे, ठीक है। और j वेरी कर रहा है, कहाँ से, j वेरी कर रहा है, अगर मेरे पास जो है इसको हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू ए आई आई। अब क्या है कि हमारे पास ये है i n-1 है तो ये n है, ये n-2 है तो ये n प्लस n, यहाँ पे n-2 i हमने किया तो अगर हम प्लस करें तो हमें ये मिलता है, फिर प्लस 2 करें तो हमें ये मिलता है। सो हमारे पास क्या होगा, i प्लस 1 से n तक, फिर लास्ट हमारे पास n है। सो हमने पूरे का पूरी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन को इस फॉर्म में एक इक्वेशन में कर लिया कि आपका i वेरी कर रहा है और आपका j जो है ये समेशन में आपके पास जो है, और i की वैल्यू क्या है, i जो है वो आपका n-1 से स्टार्ट होगा और पीछे से चलते चलते 1 तक आएगा। सो हम इसकी जो लूप है वो -1 के साथ जो है इंक्रीमेंट हम करते जाएंगे। तो वो आपको पहले अगर 3/4 की मैट्रिक्स है तो पहले 3 को कैलकुलेट करेगा, फिर 2 को करेगा, फिर 1 को करेगा। 10/10 की मैट्रिक्स है तो पहले 10th को करेगा, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएगा। सो हमारे पास जो है फॉर्मूला बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी एक सिंगल फॉर्मूला आ गया, एक सिंपल सी लूप आ गई। n की वैल्यू आप कोई भी रख लें, 100 की रख लें, 200 की रख लें, 1000 की रख लें, आपको ये एक फॉर्मूला आपके कंप्यूटर पे काम करेगा। ये आपका काम है, आप इस पे कंप्यूटर पे छोटा प्रोग्राम लिखें, डिफरेंट डाटास बनाते जाएं, n की वैल्यू चेंज करते जाएं और इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते जाएं कि, और फिर किसी भी उनकी वैल्यूज को एक इक्वेशन में डाल के आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन सही है। अगर कहीं आप प्रोग्रामिंग में गलती नहीं करते तो आपको आंसर हमेशा सही मिलेंगे। सो हम जो है हमने ये स्टार्ट किया, सो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। आखिरी जो है वो nm है, हमने सिस्टम ऐसे ले लिया, और उसके बाद xi जो है im माइनस वेरी कर रहा है, और ये आपके पास जो है ये फॉर्मूला बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आ गया। सो वी मस्ट गार्ड अगेंस्ट डिवाइडिंग बाय 0। देखें ये जो है इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा ai 0 नहीं हो, अगर 0 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा। सो हमें अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में एक चेक लगाना पड़ेगा
जिसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा ये एलिमेंट कहीं जीरो तो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो फिर हमें जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी रोज, जहाँ पे आपका ये एलिमेंट जो है वो इससे नीचे जो है वो जीरो ना हो, तो हमें वो जो है मैट्रिसेस उस तरह से चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऑब्जर्व दैट जीरोस मे बी क्रिएटेड इन द डायगोनल पोजीशंस even if they are not present in the original matrix of coefficients. ठीक है, a useful strategy to avoid if possible such zero divisors is to rearrange the equations so as to put the coefficient of larger magnitude on the diagonal at each step. ठीक है, this is called pivoting. कि आपको मैंने शुरू में थोड़ा सा बताया था और इसी को मैंने कहा था कि इस प्रोसीजर में हम ज्यादा इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम जो गॉस जॉर्डन मेथड करेंगे उसमें पिवटिंग के मतलब मैं आपको ज्यादा बताऊंगी। लेकिन पिवटिंग क्या है कि आप देखते हो कि एक कॉलम में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको आप उस पोजीशन पे जहाँ पे आप प्रोसेस शुरू कर रहे हो वहां उठा के ले जाते हो। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलम था आपके पास, तो आप ये करते हो कि फर्स्ट कॉलम में देखें जो सबसे बड़ा नंबर है वो पूरी की पूरी इक्वेशन उठा के फर्स्ट पोजीशन पे ले जाएं और फिर उसके बाद उससे डिवाइड करें और फिर वो कॉलम को सारे को करें। फिर जब सेकंड प्रोसीजर पे आप आते हैं तो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो है वो आप देखें, और अगर वो छोटा है किसी नंबर से सेकंड कॉलम में तो फिर आप उसको उसके साथ इंटरचेंज कर दें कि आपके लेटर से कि फोर्थ रो में आपका एलिमेंट जो है सेकंड कॉलम पे फोर्थ रो में बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो उसको आप सेकंड पोजीशन पे पूरी इक्वेशन उठा के ले जाओ। आप एक कॉलम उसको नहीं कर सकते चेंज कि एक एलिमेंट को करें, आपको जब करना है तो पूरी की पूरी रो को आप चेंज करोगे। ठीक है, ताकि वो आपकी इक्वेशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और फिर इसी तरह से आपकी जो है ये पार्शियल पिवटिंग कहलाती है कि आपने रो को ऊपर ले गए। और अगर आप रो और कॉलम दोनों को इंटरचेंज करें, क्योंकि हमारे पास देखें वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, ठीक है, हमने डमी वो किए हुए, हमें उनकी वैल्यूज चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक पूरी के पूरा कॉलम उठा के आगे पीछे कर लें। तो जब हम कॉलम को भी आगे पीछे कर रहे होते हैं, हम रो को भी आगे पीछे कर रहे होते हैं, तो फिर हम ये हमारी कंप्लीट पिवटिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम एक सिर्फ रो को चेंज कर रहे हैं तो हम इसको पार्शियल पिवटिंग कहते हैं। और ये जो है कंप्लीट पिवटिंग में रिक्वायर बोथ रो एंड कॉलम इंटरचेंजेस। पार्शियल पिवटिंग which places a coefficient of larger magnitude on the diagonal by row interchanges only will guarantee a non-zero divisor if there is a solution to the set of equations. कि जीरो होगा तो हम पूरी रो को ऊपर नीचे कर लेंगे और वो ठीक उसको डायगोनल एलिमेंट पे जीरो को हटा देंगे, क्योंकि आप देखेंगे सब जगह जो डिवाइड हो रहे हैं वो ai हैं। ठीक है, तो आपके डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है, सो हमें वो उसको अवॉइड करना है। एंड विल हैव द एडिड एडवांटेज टू इम्प्रूव द अरिथमेटिक प्रिसीजन। अब देखें बड़ा नंबर जब हम ऊपर ले गए और उसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो उससे कम हैं, कोफिशिएंट्स उस नंबर से कम हैं, सो दे आर लेस देन 1। जब लेस देन 1 होते हैं तो आपकी एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, आप अगर आपके पास छोटा नंबर था आपने उससे डिवाइड कर दिया सारों को, बाकी नंबर आपके और बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बड़ा एलिमेंट है उससे आपने डिवाइड किया तो आपके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लेस देन 1 हो जाएंगे। सो आपके पास अरिथमेटिक प्रिसिशन जो है, एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। द डायगोनल एलिमेंट्स दैट रिजल्ट्स आर कॉल्ड पिवट एलिमेंट्स। Another important point is the effect of the magnitude of the pivot element on the accuracy of the solution. If the magnitude of the pivot element is appreciably smaller than the magnitude absolute in general of the other elements of the matrix, the use of the small pivot element will cause a decrease in solution accuracy. यही बात जो मैंने अभी आपको समझाई थी, यही बात हम यहाँ भी कह रहे हैं। Therefore, for overall accuracy, using as a pivot row, the row having the largest pivot element should make each reduction. ठीक है, वो कम हो जाएगी क्योंकि वो बड़ा एलिमेंट होगा, उससे हम सारे डिवाइड कर रहे होंगे, तो सारे के सारे बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल टू 1 या लेस देन 1 होंगे। सो सच अ प्रोविजन शुड ऑलवेज बी इनकॉर्पोरेटेड इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, दैट इज टू सॉल्व फेयरली लार्ज नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो हमें अपनी एरर का ध्यान रखना पड़ेगा, सो हम उसको थोड़ा सा
पिवटिंग जो है वो करके हम करेंगे। वी नोट दैट in terms of matrix operations, we transform the augmented coefficient matrix by elementary row transformations until an upper triangular matrix is created on the left। ठीक है कि आपकी upper triangular matrix बन जाती है। Then back substitutions give the result solution। There exists the possibility that the set of equations has no solution or that the prior procedure will fail to find। During the triangularization step, if a zero is encountered on the diagonal, we cannot use that row to eliminate coefficients below that zero element। However, in that case, we will continue by interchanging rows and eventually achieve an upper triangular matrix of coefficient। ठीक है, जब भी हमारा diagonal पे zero आएगा, हम rows को interchange कर लेंगे और या हम columns को interchange कर लेंगे और हम वहाँ पे अपने जो है एलिमेंट्स को नॉन जीरो करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को। इफ दैट अकर्स द बैक सब्स्टिट्यूशन फेज फॉर वी कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, इट आल्सो मीन्स दैट द डिटर्मिनेंट इज जीरो, देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को मैंने आपसे कहा था कि एक तरतीब से हमने इसको करना है। अदरवाइज तो बाय हैंड जब आप करते हैं तो जहां आपको आसानी नजर आती है आप उनको एलिमिनेट करते चले जाते हैं, तो आपको, लेकिन यहाँ पे आपको एक तरतीब से करना। और तरतीब से करने का फायदा आपने देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है, हमने किया और वो हमें जो है वो एक नई जो चीज है वो हमें उसने दी। और हम सारे की सारी, चाहे वो 10 by 10 की कोई मैट्रिक्स है, चाहे 100 by 100 की मैट्रिक्स है, चाहे 1000 by 1000 की मैट्रिक्स है, वही 2-3 लाइनें जो है वो आपको कंप्यूटर सॉल्व करके दे देगा, आपको सोल्यूशन दे देगा। सो गॉसियन एलिमिनेशन यूज्ड इन डिटर्मिनेंट एवोल्यूशन। डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करते हैं, आपने देखा कि उसमें कोफैक्टर्स माइनस को वो यूज करके और डिवाइड करके और इतना लंबा चौड़ा काम हम करते हैं जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन गॉसियन एलिमिनेशन से हम डिटर्मिनेंट बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं कि द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड, Cramer rule is not recommended for the solution of linear simultaneous equations. The reason is that except for system of only 2 or 3 equations, this method is too inefficient. For example, for a set of 10 simultaneous equations, about 7 10 to the power 7 multiplied by 10 to the power 7 multiplications and division are required Cramer rule में। If the usual method of expansion in terms of minors is used, Gaussian elimination method require about 380 operations। अब देखिए 7 multiplied by 10 to the power 7 इतनी multiplication और divisions जो हैं वह Cramer rule में चाहिए, जबकि Gaussian elimination में 380 operations सिर्फ चाहिए। आप देखें कि कुछ और मेथड हैं जो इससे भी रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन ये है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें जो है वो मतलब एक इस मेथड से भी हमें कितनी ज्यादा रिडक्शन हो गई है। फॉर लार्ज डिटर्मिनेंट्स द यूज ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन इज मच मोर एफिशिएंट देन एक्सपेंशन बाय माइनर्स। ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड द रूल्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ माइनर्स, इट मे बी शोन दैट द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड ओनली इन साइन बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 of its rows or columns। कि जब हम रो को आपस में इंटरचेंज करें या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करें तो सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक रो को उठा के उससे ऊपर वाली रो में लेके जाएं तो एक साइन चेंज होगा, उसको उससे ऊपर में ले जाएं तो एक और साइन चेंज हो जाएगा, फिर साइन प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास ये है कि रोज या कॉलम्स को जब चेंज करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक साइन का फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। द डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज इन वैल्यू। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज इन वैल्यू इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम। कि जिस तरह इक्वेशंस में होता है ना कि आप उस पूरी इक्वेशन को अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं
कि हम जो है वो डिटर्मिनेंट में अगर एक किसी इक्वेशन का मल्टीपल लेके कहीं ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी डिटर्मिनेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग गॉसियन रिडक्शन प्रोसीजर एज फॉलोज के फॉर एग्जांपल ये हमारी एक इक्वेशन थी जिसको हमने रिड्यूस किया, ठीक है, K1 जब हुआ तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया। ये इक्वेशन हमने अभी सॉल्व की थी, ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम आए तो हमारे पास पूरी का पूरा जो है वो ये अपर ट्रायंगुलर में ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है, इक्वेशन। अब इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम ये लेते हैं मल्टीप्लाई, ये या कॉलम ले लेते हैं या हम रो ले लेते हैं। जब कॉलम हम लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि ये कॉलम में आपके पास 0 हो गए। सो 2 और मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, और फिर माइनस सेकेंड एलिमेंट है और मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ ये फर्स्ट रो के एलिमेंट और थर्ड रो के एलिमेंट। इसी तरह से थर्ड जो है वो आपके पास फर्स्ट रो और सेकेंड रो के साथ हो जाएगा। सो आपके पास जो है यहाँ पे ये क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिर्फ ये है कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड रो और थर्ड, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम जो है वो इसके आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देखिए ना कि आपके पास क्या डिटर्मिनेंट आता है। डिटर्मिनेंट अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 2 0 माइनस 9 माइनस 0 8 2 0 माइनस 9 प्लस ये 0 है तो ये है 8 2 2 माइनस 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस 18 और ये बाकी 0 और 0 हो गए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाता है माइनस 36। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपने ये कॉलम जो है इसको सॉल्व किया, बाकी सारे के सारे आपके 0 हो जाएंगे। इसी तरह कोई भी n बाई n की मैट्रिक्स होगी, तमाम फर्स्ट कॉलम आपका 0 है, फिर यहाँ पे आपके सारे कॉलम 0 हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ जो है डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आपके, देखिए यहाँ पे माइनस 36 है और यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 विद नेगेटिव साइन माइनस 36। सो क्या क्या हमने करना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको इस गॉस जॉर्डन मेथड के मुतालिक बता दूं। आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा ताकि हम जब नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ें तो आपको ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाए। गॉस जॉर्डन मेथड क्या है कि हम तमाम की तमाम मैट्रिक्स जो है उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उसमें हम डायगोनल मैट्रिक्स में हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। दिस मेथड विच इज द वेरिएशन of the Gaussian elimination method is suitable for solving as many as 15 to 20 simultaneous equations with 7 to 10 significant digits used in arithmetic operations of the computer. This procedure varies from Gaussian method in that when an unknown is eliminated, it is eliminated from all the other equations. क्या है कि पहले तो हम ये कर रहे थे कि हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में कर रहे थे, जिस तरह से हमारे पास अगर है कि हमने मैट्रिक्स को क्या किया था कि हमने A11, A12, A13, A1n तक, फिर ये 0 हो गया था, A22, A23, A2n, फिर हमने ये किया था कि A33, A3n और इसी तरह से ये चलती जाए और A0 0 और 0 और यहाँ पे A सिर्फ nn। ये मैट्रिक्स हमने गॉसियन एलिमिनेशन में ये इस तरह से किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि सिर्फ हमारे पास A11 ये रह जाएगा, ये 0 सारे के सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ 0 होगा, A22 आपके पास नॉन 0 होगा, फिर इसी तरह से A33 ये 0 हो जाएगा। इस पूरी रो में बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं A44 0 और फिर इसी तरह से
A55। ठीक है, आपके पास जो मैट्रिक्स है वो अब इस फॉर्म में आ जाएगी कि एक रो में सिर्फ और सिर्फ यही डायगोनल एलिमेंट जो है आपका नॉन जीरो होगा, बाकी सारे के सारे आपके जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। सो व्हाट वी विल डू, द गॉसियन मेथड, व्हेन an unknown is eliminated, it is eliminated from all the other equations। ठीक है, तो हम उसको किस तरह से करेंगे, that is from those preceding the pivot equation as well as those follow it। ठीक है, कि एक पिवट इक्वेशन को करेंगे और बाकी सारी की सारी इक्वेशंस को भी हम उसमें जीरो कर देंगे। दिस एलिमिनेट्स द नेसेसिटी ऑफ यूजिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस एम्प्लॉयड इन गॉस मेथड। ठीक है, आप क्या करेंगे कि उसमें जब हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रह जाएगा तो हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम जो है वो सारी की सारी मैट्रिक्स को, एक तो ये है कि हम पहले ये कर रहे थे कि हम इक्वेशन का जो A11, A22, A33 है उन एलिमेंट्स को भी रिटेन कर रहे थे। अब क्या होगा कि अब हम उस एलिमेंट उनको भी A11, A22, A33 को 1 कर देंगे, वो सारे के सारे 1 हो जाएंगे। सो हमारी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगी और जब आप A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको x1, x2, xn तक उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट जो है सबकी वैल्यूज मिल जाएंगी, आपको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टू इलस्ट्रेट द गॉस-जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। फिर मैं दोबारा से यही रिपीट करूंगी कि हम जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हमें जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से चलना है। ठीक है, हम रैंडम नहीं चलेंगे, इसलिए कि हमने देखा कि गॉसियन एलिमिनेशन में जैसे हमने पूरे के पूरे प्रोसीजर में एक छोटा सा फॉर्मूला बना लिया, इसी तरह से हम गॉस-जॉर्डन मेथड में भी एक छोटा सा फॉर्मूला बनाएंगे जिससे हम अपनी हर तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। सो हम क्या करते हैं कि हम इस सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस को लेके चलते हैं। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस है और इसको हम लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हमने पार्शियल पिवटिंग जो है वो हमें करनी है। उसमें क्या है कि फर्स्ट कॉलम में आप देखिए कि थर्ड जो आपकी इक्वेशन है उसका एलिमेंट जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये हम इसको पिवट एलिमेंट कहेंगे और इस इक्वेशन को, जो थर्ड इक्वेशन है, इसको उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन की जगह पे रख लेंगे और ऑब्वियसली आपको पता है कि इस ऑर्डर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशंस आपकी सेम रहती हैं। सो हम इसको रीराइट कर लेंगे, इस इक्वेशन को हम पहली इक्वेशन लिख लेंगे और बाकी इक्वेशंस को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अब पिवटिंग होगी। अब ये हमारा A11 है और पिवट एलिमेंट है, ये पिवट इक्वेशन है और ये पिवट एलिमेंट है। अब इसको हम इसके बाद जो है, अब पहली इक्वेशन है, अब इसको इस इक्वेशन पूरी को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से, इस एलिमेंट से। तो ये क्या हो जाएगी, x1 माइनस 1/3 x2 प्लस 3/3 है तो 1 हो जाएगा, प्लस x3 इज इक्वल टू 10/3। सो हमारी इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, 1/3 x2 माइनस x3 माइनस 10/3। तो ये हमारी इक्वेशन जो है यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। यहाँ पे मैंने गलती की है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस होना चाहिए था। ठीक है, ये आपके यहाँ पे आपके पास जो है ये प्लस होना चाहिए। ठीक है, व्हेन वी देन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, अब हमारे पास आप देखिए कि बाकी 2 इक्वेशंस में जो x1 है उसके कोएफिशिएंट 2 है, तो हम दोनों इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट अननोन इन ईच ऑफ द रिमेनिंग इक्वेशंस। ठीक है, तो आपके पास क्या है, अब हम इस इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने गलती की, लेकिन ये मैंने ठीक लिखा है। तो ये आपके पास क्या है, 2x1, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2/3x2 प्लस 2x3 प्लस 20/3। फिर ये है कि क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस और दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, सो मेरे पास ये इक्वेशंस आ गए। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस फ्रॉम द अबव इक्वेशंस। ठीक है, क्या है कि आपके पास जो है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी, अब इन इक्वेशंस को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम उसको किस तरह से लिखेंगे कि आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपकी सेकंड थी पहले और ये आपकी थर्ड थी, तो आपने इनसे माइनस किया तो आपके पास ये 0 हो गया।
ठीक है, -2 तो ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4/3 हो जाएगा। फिर ये 5 -2 3 हो जाएगा, और 13 -20/3 तो ये होगा 19/3। तो हम देखें कि हमारे पास इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ गई। फिर हमारे पास क्या है, हमने इस इक्वेशन को जो बेसिक थर्ड इक्वेशन थी, उस थर्ड इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये 0 हो गया। 3 - 2 तो ये हो गया 11/3, और फिर ये 4 - 2 हो गया 2x3, और ये 20 - 20/3 तो ये हो गया 40/3। तो हम देखें कि हमारे पास जो है इक्वेशन वो इस फॉर्म में हमारे पास आ गई। ठीक है, और हमने क्या किया कि हमने पहली इक्वेशन जो थी वो हमने इक्वेशन हमारे पास ये रही, इस इक्वेशन को हमने सबसे लास्ट में लिख लिया। ठीक है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट जो है 1 हो गया। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 1 हो गया, बाकी हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और इसकी अब पोजीशन हमने चेंज करके लास्ट इक्वेशन में कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब फिर हम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे कि हम इस कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड करेंगे, और या फिर हम ये है कि हम ये देखते हैं कि पिवट एलिमेंट में ये बड़ा लार्जर नंबर है, सो हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे इसको ले जाएंगे, सेकंड पोजीशन में इसको ले आएंगे। अभी हमने क्या किया कि वी डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट अननोन इन दैट इक्वेशन, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x2 टू ऑब्टेन इक्वेशन x2। क्या हमने किया कि हमने ये 4/3 जो थी इससे हमने इसको डिवाइड किया, तो 3 3s are 9 डिवाइडेड बाय 4, और ये 3/4 है तो 3 कैंसल आउट हो गया, और ये आपके पास आ गया 19/4। ठीक है, हमने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी ये नई वाली इक्वेशन ये बन गई। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 11/3 से पूरी इक्वेशन को, तो एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। दूसरी फिर इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, और फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट। ठीक है, आपके पास क्या है, ये इक्वेशन जो है ट्रांसफॉर्म हो गई 11/3, और ये फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन थी फिर दोबारा इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने इस इक्वेशन में से इन ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में से इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये वाली हमने ट्रांसफॉर्म की, ये दो इक्वेशन रह गई, ये इक्वेशन रह गई और ये सेकंड लास्ट 2। तो जब इनसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है, पहले ये इक्वेशन जो है ये सेकंड वाली इक्वेशन, आप देखिए 11/3 x2 ये माइनस हो गया, 0 हो गया, फिर ये -13/4 3 और -2 तो ये हो गया 8 और ये हो गया 41/3। और इसी तरह से इसको जब हमने माइनस किया तो हमारे पास जो है इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, 41/4 x3 -3 69/4 12। आपकी इक्वेशन ये बन गई। फिर उससे अगली जो है वो आपने ये की, x1 आपके पास मौजूद था। ठीक है, आपका यहाँ से x2 जो है ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ से माइनस किया, और x3 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 3/4 -1 तो -1/4। तो आपके पास जो है हमने इसको यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास जो है वो, क्योंकि इसको हमने 1 ही रखना है, सो हमारे पास ये पॉजिटिव रहेगा 1, और यहाँ से माइनस किया तो ये आ जाएगा 1/4 और 10 - 19/12। तो ये हमारी इक्वेशन जो है ट्रांसफॉर्म हो गई। अब x1 आपके पास यहाँ आ गया, और लास्ट में हमने वो इक्वेशन लिखी जो हमने जिसको हमने डिवाइड करके प्रोसेस में डाला था कि उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये x2 जो है ये इस फॉर्म में आ गया। अब हमने फिर क्या करना है, हमने इसको डिवाइड करना है, हमारे पास x3 आ जाएगा, और इसके साथ हमने इन कोएफिशिएंट्स को करके मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारे पास जो है अगेन रिपीट करेंगे तो x3 हमारे पास ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके कोएफिशिएंट से, ये आपके पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके कोएफिशिएंट से, आपके पास ये आ गया। अब इन दो इक्वेशंस को हमने यहाँ से इनसे सब्ट्रैक्ट करना है। जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये इक्वेशन तो हमने लास्ट में लेके जानी है, ऑब्वियसली हम आखिर में लिखते हैं। पहली इक्वेशन जो है ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x1 = 1। फिर दूसरी इक्वेशन में आपके पास ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आपके पास x2 आ गया 2,
और थर्ड फिर आप जो है इक्वेशन यहाँ से लिखेंगे तो x3 इक्वल टू 3। सो आपके पास ऑटोमेटिकली ये चीजें ट्रांसफॉर्म होके आपके पास जो है अल्टीमेटली x1 x2 x3 की फॉर्म में आ जाएगी और कोई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी और मर्ज की जरूरत नहीं पड़ी और हमने गॉस जॉर्डन से इस इक्वेशन को इस फॉर्म में सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। अब इसको सिस्टमेटिकली हमने करना है, किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा लंबा काम है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रॉपरली आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से करना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको गॉस जॉर्डन मेथड को हम एलाबरेट करूंगी मैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।